स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल लाकड़ आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनरली इसको हम जीरो लॉ क्यों बोलते हैं, देन उसके बाद किस कॉन्सेप्ट को ये डील करता है, इन सब चीज़ों को आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, आईएएस, पीएसयूज एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और इससे जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप बहुत कुछ जो है आज यहाँ से नया सीखने वाले हैं और डेफिनेटली जो है इन सब चीज़ों को आपको मैं जो है सिंपल वे में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जनरली इसे हम जीरो क्यों बोलते हैं, जनरली ये जीरो लॉ है, जनरली है ना, जीरोथ लॉ। तो क्यों बोलते हैं, तो हुआ क्या, सबसे पहले आप ये समझिएगा। देखिए आपने जो बचपन से है फर्स्ट लॉ के बारे में सुना होगा, सेकंड लॉ के बारे में सुना होगा, देन थर्ड लॉ भी है उसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि टेम्परेचर के बारे में, जैसे कि आपने देख रखा है हर एक चीज़ जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। पानी अगर आपके बरस रहा है या जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो सब चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, टोटल टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेम्परेचर कम होगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। तो जनरली टेम्परेचर पे सब चीज़ें डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो मतलब जो टेम्परेचर है वो आपका एक तरीके से एक बेसिक थिंग्स है, बेसिक प्रॉपर्टी है, हर चीज़ से जुड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि ये जो टेम्परेचर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें जो डिस्कवर हुई है जनरली जो थर्ड लॉ जो है उसके बाद ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कवर होके आए सामने। तो उससे जो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जो थर्ड लॉ है वो पहले ही आ चुके थे। तो इसलिए जो है हमने इसको बेसिक माना और टेम्परेचर को हमने बेसिक चीज़ें करके जो है इसको हमने फोर्थ लॉ ना रखते हुए इसको हमने जीरो जो है पोजीशन उसकी दी। और इसको जीरो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो नंबर के जीरो के अकॉर्डिंग है। जीरो मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 से भी पहले है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 1 से भी ज़्यादा है, ये चीज़ मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पड़ा। और ये बताता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जनरली ये डील करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा, आपको अगर बुखार आता है या आपके किसी फैमिली मेम्बर को बुखार आता है तो आप करते क्या है, सबसे पहले थर्मामीटर को उठाते हैं और बॉडी पर लगा के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो है, जैसे आपने बॉडी से टच किया तो क्या हुआ, जो आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी है वो आपका क्या करने लगता है, हाइट चढ़ने लगता है। और उससे क्या देखते हैं, आप मेजर करते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया है। तो ये जो आपने टेम्परेचर मेजर किया, ये सब चीज़ें आपने एनालिसिस की, इन सब चीज़ों के बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिस्कस करता है। तो जनरली ये फर्स्ट लॉ आप बोल सकते हैं, मतलब पहला लॉ है ये जनरली थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का। उसके बाद आपका जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब आते हैं, मतलब बेसिक लॉ आप बोल सकते हैं जनरली। और हम जो है सबसे पहला लॉ हम इसको पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद फिर आपका फर्स्ट लॉ आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। इन्हीं लॉ पे जो है थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देन इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एग्जांपल की मदद से भी जो है आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बॉडी बना रहा हूँ। यहाँ पर ये एक बॉडी जो है आपकी, ये आप बोल सकते हैं ये एक आयरन है, आयरन का एक ब्लॉक है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक ब्लॉक जो है इसका नाम मैंने बी रख दिया। देन उसके बाद नीचे जो है एक ब्लॉक जो है इसका नाम मैंने सी रख दिया, ठीक है। अब जैसे कि ए जो है, ए का टेम्परेचर मैंने मान लिया कि ये है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। बी जो है ये सी का मैंने मान लिया, इसका जो टेम्परेचर है आपका वो है समथिंग 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बी जो है इसका मैंने मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर मैंने वैसे ही एनालिसिस कर लिए और ये 3 रैंडमली मैंने बॉडी का अरेंजमेंट कर लिया। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितनी आप बॉडी को अरेंज करें वैसे ले सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है देखिए इन बॉडी को मैं अटैच कर रहा हूँ। ए और बी जो है इनके बीच में जनरली मैं एक एडियाबैटिक बॉल लगा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, एडियाबैटिक बॉल, मतलब कुछ इंसुलेटर मैंने लगा दिया, ये इसको हीट ट्रांसफर ना कर पाए, सीधा सा मेरा मकसद ये है। तो एक तरीके से ये एडियाबैटिक बॉल जो है वो इस टाइप की बॉल होती है जो कि एक जो एलिमेंट है उससे दूसरे एलिमेंट में हीट ट्रांसफर नहीं करती है, मतलब Q = 0 कर देता है।
एडियाबैटिक के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि प्रोसेस के अंदर क्या होता है। आप करेंगे या सबसे पहले आप समझिए कि इसमें जो है मैं अगर जैसे ए जो है, ए की अगर मैं एनालिसिस करूं तो इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन को, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए, एन अ बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम with a body C and body C with a thermal equilibrium body B, then B and A या A and B both are in thermal equilibrium। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, देन उसके बाद मैं पूरे कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। जैसे कि आपके पास कोई एक ये इस टाइप का आपके पास एक मेटल का स्क्वायर बॉक्स है ए, और एक बॉक्स आपका ये बी है ना। इसका टेम्परेचर T1 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर T2 बराबर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हीट कैसे फ्लो होता है आपको मालूम है, जो हीट है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा फ्लो होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखें, अगर आपके पास जो घरों में जो कॉफ़ी आप पीते हैं या अगर आप चाय पीते हैं और उसको गर्म करके जो है जब मग में डालते हैं तो देन उसके बाद आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है उस मग का हायर है, देन उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट कहाँ से फ्लो हो रही है, उस कॉफ़ी से एटमॉस्फेयर की तरफ, है ना। तो ये जनरली हो रहा है। तो होगा क्या, ये अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सीधी सी ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये जो दोनों हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो होगा क्या, जब मैं इसको इसके पास टच करूंगा तो ये हीट जो है ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कुछ टाइम बाद T1 = T2 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर का इक्वल होना, सीधी सी बात ये। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में ना आया हो, लेकिन आज शायद समझ में आ गया होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। जीरो क्यों इसका नाम पड़ा ये भी चीज़ मैंने बता दी। अब ये जो डायग्राम है इसकी मदद से इसको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, व्हेन अ बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी ए इज, ये जो ए बॉडी है ये थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी। ठीक है, तो ए का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट ऐसे फ्लो हुई यहाँ से यहाँ तक, हायर से आपका लोअर की तरफ। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ए और सी इक्वल हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर ए का टेम्परेचर सी के इक्वल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है भैया, उसके बाद सी वही लिखा हुआ है ना, एंड बॉडी सी विथ अ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। तो जो आपका टेम्परेचर सी जो है इसका कुछ टाइम बाद टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हमने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो इसलिए जो है हीट जो है हमेशा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। यहाँ भी सेम टू सेम यही होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बता रहा हूँ, इतने सिंपल वे में शायद आपको कोई समझा पाए। मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, और इसका टेम्परेचर और कम है, तो हीट इस टाइप से फ्लो हुई, ये दोनों बराबर हो गए। फिर हीट इस टाइप से फ्लो हुई, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे हमने कोई बॉल नहीं लगा रखा, यहाँ पे हमने एक इंसुलेटर लगा रखा है, ये आपस में हीट ना ट्रांसफर कर पाए। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये जो TA = TB, रिजल्ट में यही बता रहा हूँ, ये दोनों जो है ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा ना लास्ट में, इसका टेम्परेचर ही वही होगा, है ना। जब ये जो है अटैच्ड है, कोई मेटल की अगर रॉड की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो है हम लॉसेस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। जनरली में आपको कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टेम्परेचर का कोई लॉसेस हो रहा है। तो हो क्या रहा है, फिर सभी जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे ही हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है। कोई एक बॉडी जो ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद बॉडी सी, एंड बॉडी सी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, देन बी एंड ए बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। या आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो,
देन आप बोलोगे कि ये जो दोनों हैं ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरली इनको मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है, इसे हम जो है एक और नाम से भी जानते हैं, थर्मिस्टर। थोड़ा इसको आप गूगल करके भी सर्च कर लीजिएगा अगर डिटेल में आपको जाना है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, जिसे हम थर्मिस्टर भी बोलते हैं, और ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एक तरीके का ये ब्रिज का अरेंजमेंट होता है। व्हीटस्टोन जो है एक साइंटिस्ट ने जनरली एक ब्रिज का अरेंजमेंट किया, और उसके टाइप जो है वो उसने जो टेम्परेचर है उनके एनालिसिस किया। तो इसको आप जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है, और स्टार्टिंग में 11-12 में भी इनको पढ़ते हैं। तो पहला है आपका ये मालूम होना चाहिए थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर जिसे हम थर्मिस्टर बोलते हैं। दूसरा हमने देखा है थर्मोकपल्स, ये शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है। थर्मोकपल, यहाँ पे आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, UP आएगा, PLE, थर्मोकपल्स थर्मामीटर, ठीक है। ये भी जो है एक तरीके से ये किस पे वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 11th एंड 12th में हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं, मे बी शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। थर्ड जो है वो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक है, T लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। देन उसके बाद फोर्थ होगा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, गैस थर्मामीटर, T फुल लिखिएगा आप इसमें। फिफ्थ जो होगा वो मर्क्यूरी इन ग्लास, जो कि हम यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी इन ग्लास, जो आपके आजकल घरों में भी होता है थर्मामीटर। तो ये इतने तरीके के 5 तरीके के थर्मामीटर होते हैं बेसिकली, ठीक है। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, उसके बाद आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये जनरली इस पर वर्क करता है, और ये सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। इनको भी आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर अगर आप गैस का लॉ जो है मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से P is directly proportional to T और V is directly proportional to T। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर स्केल। अच्छे से इसको आप करिएगा। टेम्परेचर स्केल, व्हाट इज टेम्परेचर स्केल? तो टेम्परेचर स्केल इज नथिंग, टेम्परेचर स्केल आर आर्बिट्री इन सेल्सियस। इन सेल्सियस और रैंडम इन नेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल जो है आर्बिट्री इन सेल्सियस, जनरली हम डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में मेजर करते हैं, लेकिन केल्विन भी होता है, आपने देखा है ना। तो जनरली क्या होगा, जैसे कि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 डिग्री है ना, इतना ऐड कर दोगे तो वो जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका टेम्परेचर स्केल होता है। मतलब आपके पास कोई वैल्यू जो है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 27 प्लस 273.15 डिग्री, ये जो है इसको ऐड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी केल्विन में आ जाएगी। तो ठीक है, टेम्परेचर स्केल जो है वो आर्बिट्री इन सेल्सियस में ही था शुरू से ही, ठीक है, लेकिन उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पैमाना है इस टाइप का, इसको हमने डिफाइन किया। अब ये कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रैंडम इन नेचर होता है जनरली,
ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने देख रखा होगा टेम्परेचर की जो लोएस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैसे तो माइनस होता है, लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर को अगर हम 2 पॉइंट से डिफाइन करें वाटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइस पॉइंट, या इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट वाटर के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पे अगर ये फ़ारेनहाइट में होता तो इस चीज़ को आप समझ लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होगी वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर हो जाएगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन भी करते हैं लेकिन आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली जो टेम्परेचर का वो मेजरमेंट किया जाता है ना, तो ये जो 2 फिक्स पॉइंट हैं इनके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस जिसे हम बोलते हैं आइस पॉइंट, है ना, जो आइस आपकी जो फ्रीज होती है जनरली जो जमती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मेल्ट होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके 0 के ऊपर जब आप जाते हैं, और 100 जो है 100 के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट हैं, इनसे जनरली हमने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 फिक्स पॉइंट है, एक तो आपका आइस है, दूसरा है आपका स्टीम पॉइंट, ठीक है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और इस टाइप से जो है आप कोई भी जो है आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आर्बिट्रेरी जो है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन केल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके के मेथड हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे बेसिकली। पहला जो मेथड था वो था आपका मेथड यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मेथड यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट बिफोर 1954। ये सन है 1954 जो है, उससे पहले हम क्या करते थे, उससे पहले हम नथिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 रेफरेंस पॉइंट जो अभी मैं बता चुका हूँ। जनरली जो 1954 का जो एरिया है उससे पहले का अगर आप देखें तब जो है जो हम टेम्परेचर मेजर करते थे, इट इज बेस्ड ऑन 2 रेफरेंस पॉइंट, 2 रेफरेंस टेम्परेचर बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। दैट इज, एक तो आपका आइस पॉइंट हो गया जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है स्टीम जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, स्टीम पॉइंट जो कि हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो जनरली हम 1954 से जो पहले हम जो भी मेजरमेंट करते थे, 2 फिक्स पॉइंट हमारे पास थे, है ना। अगर कोई वैल्यू जो है आपका जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है उससे नीचे जा रहा है तो वो फ्रीजिंग हम मानते थे, 0 पे फ्रीजिंग हो गया, उसके नीचे हम जा रहे हैं तो वो जम रही है ना, फ्रीजिंग हो रहा है, और उसके ऊपर आप जा रहे हैं तो वो मेल्ट हो रहा है, देन उसके ऊपर आप गए तो वेपर हो गया। मतलब यहाँ पर आप अगर नीचे जा रहे हो तो ये सॉलिड फेस है, ये आपका लिक्विड फेस है, ये आपका वेपर फेस है। देख पा रहे होंगे आप टेम्परेचर से हम फेस जो है उसका कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप का मेजरमेंट हम यूज़ करते थे, ठीक है। दूसरा जो है हम एक मेथड और जो हम यूज़ करते थे बाद में, ये स्टैंडर्ड है, मेथड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट आफ्टर 1954। अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया तो हमने क्या कोशिश की कि ये जो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट जो हम ले रहे हैं इनकी जगह कोई एक पॉइंट आ जाए, 2 पॉइंट का झंझट ही ना हो, तो हमने एक सिंगल फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो जो सिंगल फिक्स पॉइंट जो लिया हमने, मतलब 1 फिक्स पॉइंट हैज़ बीन यूज्ड ओनली, एक फिक्स पॉइंट से हम इसको डिफाइन कर देते हैं, 1 फिक्स्ड पॉइंट हैज़ बीन यूज्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज नथिंग, आइस, लिक्विड एंड वाटर वेपर। आइस, वाटर यानी ये हो गया आपका सॉलिड फेस, ये लिक्विड फेस एंड ये वेपर फेस, है ना, को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा आपका, को एग्जिस्ट इन
इक्विलिब्रियम। तो इसे हम बोलेंगे क्या,